अब तो वर्ल्ड मैप के बारे में काफी कुछ आपको पता चल गया होगा। नो, नोट्स बनाओ आप। नोट्स वैसे देने को दे सकता हूँ लेकिन मैं दूंगा नहीं। हाँ, जब खुद नोट्स बनाओगे ना तो उससे ज्यादा सीखोगे। कोई नहीं, जल्दी जल्दी काम ना करो ना, आहिस्ता आहिस्ता करो। चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मुझे ये बताओ, आजकल स्पोर्ट्स का एक बड़ा इवेंट हो रहा है, 200 से ज्यादा मुल्क, ओलंपिक्स कहाँ हो रहा है? किधर किधर हो रहा है? पेरिस में हो रहा है। पेरिस किस मुल्क का कैपिटल है? फ्रांस का। फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में है। एशिया में फ्रांस कब से आ गया? ये जो ब्लू कलर का शेड है ये फ्रांस है। अब खामोश, अब साथ साथ चलते रहेंगे, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ये फ्रांस है, आप देख सकते हो। एक एटॉमिक कंट्री है, यूएन का मेंबर है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में इसका शुमार किया जाता है फ्रांस का। पेरिस में ओलंपिक्स हो रहे हैं, अभी 2-3 दिन हुए हैं। हाँ, जब ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, इफ्तिताही तकरीब, तो अमूमन तो ये होता है कि ओपनिंग सेरेमनी ट्रैक पे होती है, जितने भी कंट्रीज हैं वो आते हैं ट्रैक पे। लेकिन पहली बार फ्रांस ने एक नया मॉडल दिया, उन्होंने दरिया के ऊपर की सेरेमनी। वो कौन सा दरिया है? हैं? ठीक है। हाँ हाँ, सीन इसे पढ़ते हैं, सीन। SEEN नहीं लिखना है, SEINE। रिवर सीन, दरियाए सीन के ऊपर जो है वो ओपनिंग सेरेमनी की गई है। अच्छा, यहाँ पेरिस मेंशन नहीं है, वैसे पेरिस जो है ना ये राउंड अबाउट यहाँ बनता है। हाँ बिल्कुल, कोस्ट पे नहीं, यहाँ थोड़ा बनता है, क्योंकि जो रिवर सीन है ना, रिवर सीन वो पेरिस के अंदर से गुजरता है। पेरिस को दो हिस्सों में डिवाइड करता है दरियाए सीन। बाद में आप लोकेशन बताना पेरिस के, आपको मौका देंगे। ठीक है। अच्छा, तो रिवर सीन के ऊपर ये जो है ओपनिंग सेरेमनी की गई। और रिवर सीन फ्रांस का एक अहम दरिया है, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी हैं और एग्रीकल्चर के लिए भी ये फेवरेबल एरिया है। अगली चीज़, क्या फ्रांस के पास वीटो पावर है? बिल्कुल है। और फ्रांस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है? फ्रेंच। क्या फ्रेंच यूनाइटेड नेशंस की 6 ज़बानों में है? जो उनकी 6 स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी हैं वो 6 ज़बानें? इंग्लिश नहीं, लैटिन नहीं, इंग्लिश, चाइनीज और फ्रेंच, रशियन, अरेबिक और स्पेनिश। ये 6 ज़बानें हैं अक़वाम मुत्तहिदा की। दोबारा एक बार सुन लो। इंग्लिश जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है, फिर चाइनीज़, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी, अरेबिक। नहीं, हम क्यों होंगे? नहीं नहीं नहीं, जो यूनाइटेड नेशंस की 6 स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं उसमें और कोई ज़बान नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं फ्रांस में। इसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, ज़ाहिरी बात है बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जैसे जर्मनी है, फिर बेल्जियम है, यहाँ से आ जाओ इटली है, नीचे स्पेन है। दो तरफ इसके समुंदर है, एक तरफ मेडिटेरेनियन सी है जिसे बहीरा रूम कहते हैं, और एक तरफ अटलांटिक ओशन है, बहर ओकियानूस। तो अगर हम इसके थोड़े से नेबरिंग कंट्रीज को कवर अप कर लें, बेल्जियम सबसे पहले। बेल्जियम एक छोटा सा मुल्क है, बेल्जियम। बेल्जियम को इंटरनेशनली क्या डेजिग्नेट किया गया है? जिस तरह कहते हैं लैंड ऑफ सिल्वर फाइबर, लैंड ऑफ ड्रैगन, तो बेल्जियम को क्या कहते हैं?
इजलैंड क्या? इजलैंड क्या चीज है? बेल्जियम को? आपने शायद पढ़ा हो कॉकपिट ऑफ यूरोप कहीं। कॉकपिट ऑफ यूरोप, कॉकपिट, COCKPIT, कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। बैटल ग्राउंड ऑफ यूरोप, ये भी बेल्जियम है। ये पढ़ा कहीं आपने? कहीं नहीं पढ़ा? हालांकि आया तो है प्रीवियस पेपर्स में कई जगहों पे। अच्छा, नेक्स्ट नेबर इटली। इटली को क्या कहते हैं? अगर आप इटली की शेप देखो ना, तो ये एक बूट से मिलती है। द बूट, जहां द बूट होगा वहां इटली होगा। लिखो ये वाली चीज, द बूट, इटली। बूट नहीं, और क्या करने वाला? अगर आप इटली का सेपरेट मैप देखो ना और बूट को देखो, वो सेम है। इसी वजह से जो इटली है इसे कहते हैं द बूट पेनिनसुला, कि इसके तीन तरफ जो है ना वो पानी है। ये एड्रियाटिक सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये मेडिटेरेनियन सी है, और बीच में बूट है, और हील वाला बूट है ये। यहाँ से आपको शायद वाजे नजर ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप इटली का सेपरेट मैप देखो तो हील वाला बूट है ये, द बूट पेनिनसुला इटली। अच्छा, फिर हम चलते हैं एक और मुल्क की तरफ, स्पेन। अच्छा, इनके साथ साथ कैपिटल भी मुझे बता दो, बेल्जियम का कैपिटल कौन सा है? ब्रसल्स, ठीक है। और इटली का? रोम। अब आ जाओ स्पेन। स्पेन का कैपिटल कौन सा है? मैड्रिड है। और इसकी सबसे बड़ी सी पोर्ट कौन सी है स्पेन की? मैसी पहले उसी क्लब में खेलता था, बार्सिलोना। स्पेन की सी पोर्ट है, लेकिन कैपिटल नहीं है, ये याद रखना है, मैड्रिड। अब हम जरा आगे मूव करते हैं। ये है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड। इंग्लैंड का कैपिटल कौन सा है? लंदन, ठीक है। इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को बीच में कौन सी स्ट्रेट या कौन सा चैनल आपस में डिस्कनेक्ट कर रहे हैं? यस, इंग्लिश चैनल। अगर आप स्ट्रेट की बात करोगे तो स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये दोनों को डिस्कनेक्ट करते हैं। अगर आप चैनल की बात करोगे, थोड़ा खुला एरिया, तो वो इंग्लिश चैनल है। फ्रांस और यूके ये माजी में बड़े लड़े हैं। वो 100 साल जो जंग थी ना, वो इन दोनों की हुई थी। 100 साल तक लड़ते रहे ये। अच्छा, वापिस आते हैं फ्रांस पे। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनेस्को। कौन सी है? इसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है ये किधर है? फ्रांस में है। और एक और है इंटरपोल। हाँ नहीं, पेरिस में नहीं है, वो लियोन में है, लियोन। इंटरपोल है दोनों फ्रांस में, लेकिन शहर मुख्तलिफ हैं। इंटरपोल होता है क्रिमिनल पुलिस का जो हेड ऑफिस है, वर्ल्ड क्रिमिनल पुलिस। तो इंटरपोल और यूनेस्को, इन दोनों का जो है ये फ्रांस में एग्जिस्ट करता है। जब भी कॉन्फ्रेंस होती है ना इन ऑर्गेनाइजेशंस की, तो वो इन्हीं शहरों में होती है। पाकिस्तान भी मेंबर है इसका, यूनेस्को का। अच्छा, एक और मुल्क हम छोड़ गए, फ्रांस का नेबर स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हेड ऑफिस हैं, जैसे WTO का है, ट्रेड का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WMO का है, मेट्रोलॉजी मौसमियात का। WHO का है, वर्ल्ड हेल्थ का। तो ये एक ही शहर में है, जिनीवा में। इस वजह से जिनीवा को, क्योंकि हर वक्त कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, इसे कहते हैं सिटी ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, जिनीवा। एक कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी खत्म नहीं होती, तीसरी शुरू हो जाती है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस में नहीं। अब हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं।
स्विट्जरलैंड। ये छोटा सा मुल्क, चारों तरफ खुशकी से घिरा हुआ, लैंड लॉक कंट्री। ये देखो, ये 4 है ना, 4 पे ये स्विट्जरलैंड है। अच्छा, फ्रांस की एक बड़ी शख्सियत थी जिसको एक बड़ी कड़वी किस्म की सजा मिली। 6 साल वो एक जजीरे पे कैद रहा। कौन सी थी? और वो टीपू सुल्तान कहाँ था? है? हाँ, नेपोलियन बोनापार्ट। टीपू सुल्तान था यहाँ इंडिया में, यानी बड़े सगीर में। नेपोलियन था इधर। तो इन दोनों का आपस में ना कोलैबोरेशन होना था, लेकिन वो नहीं हो सका क्योंकि जंगों में ये उलझ गए। तो नेपोलियन बोनापार्ट को आप बता सकते हो कि इसको किस जजीरे पे सजा के तौर पे भेज दिया था? अब देखो, 1815 में ना नेपोलियन को शिकस्त हुई। एक छोटा सा जजीरा है समुंदर के बीचों बीच, यहाँ बना भी नहीं होगा, ये यहीं कहीं, सेंट हेलिना। सजा के तौर पे ब्रिटिश ने नेपोलियन को सेंट हेलिना भेज दिया। चाहे वो जितना अच्छा स्विमर क्यों ना हो, हजारों किलोमीटर है कोस्ट, यहाँ से ब्राजील का, यहाँ से अफ्रीका का। 6 साल यहाँ कैद रहा। 1821 में इसकी डेथ होगी, नेपोलियन की। और उसके बाद फिर जाहिर बात है फ्रांस जो है वो ताकत नहीं हासिल कर सका। अच्छा, नेपोलियन इतना मशहूर बंदा है। सेंट हेलिना, हेलिना HELENA, हेलिना, सेंट हेलिना। इतने जालिम है ये ब्रिटिश, यहाँ भी जो है बड़े सगीर में ये काला पानी की सजा देते थे, जजायर पे छोड़ देते थे, मरो गलो। तो चलो छोड़ो, चलो आगे चलते हैं। फ्रांस का एक अच्छा पड़ोसी जर्मनी। ओटोमैन एम्पायर के साथ जर्मनी की अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। यूरोप में जर्मनी वो वाहिद मुल्क है जिसकी मुस्लिम ब्लॉक में थोड़ा रुझान है। हैं तो ये भी क्रिश्चियन, लेकिन इनका रुझान है। अच्छा, जर्मनी में जब जंग अजीम दोम में ना, वर्ल्ड वार 2 में इनको शिकस्त हुई ना, उसके बाद इनका जो शहर है बर्लिन, उसके अंदर दीवार आ गई थी। दीवार बर्लिन, ये बता सकते हो किस सन में दीवार रही? जर्मनी 2 हिस्सों में हो गया था। 1945 में जंग इख्तिताम हुई थी, लेकिन दीवार नहीं आई थी। दीवार बाद में आई थी, थोड़ी बाद नहीं आई। ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, 28 साल जर्मनी 2 हिस्सों में रहा। फिर 1989 में दोबारा इकट्ठा हो गया, यानी 1961 में दीवारें बर्लिन आ गई। अब एक अगर फैमिली है, उसके कुछ मेंबर दीवार के इस तरफ हैं, जब दीवार आई वो रूल इम्प्लीमेंट हुआ, 28 साल वो वहीं रहे, नहीं मिले। 28 साल के बाद उनकी मुलाकातें हुई। तो 1989 में दोबारा जब दीवार हटाई गई, जर्मनी यूनाइटेड हुआ, फिर इसको बर्लिन इसका कैपिटल बन गया जर्मनी का। क्या जर्मनी एटॉमिक कंट्री है? नहीं है। क्या जर्मनी के पास वीटो पावर है? हाँ, क्योंकि इसका रुझान मुसलमानों की तरफ है ना, इस वजह से नहीं है। अगर मुखालिफ होगा तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, मजीद ये है कि ये आपके सामने है, अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो मजीद आप पूछ सकते हो। आज मैंने जो है कोशिश किया कवर करने की फ्रांस को, फ्रांस के कुछ नेबरिंग कंट्रीज जैसे बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया। इस एरिया में मैं रहा हूँ, वेस्टर्न यूरोप में। हाँ जी, कोई क्वेश्चन है तो बताओ। इनकी नेशनल गेम कौन सी है? क्रिकेट। क्रिकेट को खनते नहीं है ये, क्रिकेट सिर्फ हम खेलते हैं, ये 8-10 मुल्क, वो कोई नहीं खेलते क्रिकेट क्रिकेट। फुटबॉल है। दुनिया में सबसे ज्यादा फुटबॉल खेली जाती है साउथ अमेरिका में, और उसके बाद फिर इस रीजन में खेली जाती है। इसी वजह से फीफा जो है ना, यहाँ से बाहर निकला ही नहीं है। या तो अर्जेंटीना, ब्राजील, यूरुग्वे, या फिर वेस्टर्न यूरोप के पास रहा है। कभी भी फीफा की ट्रॉफी ना अफ्रीका में गई है, ना नॉर्थ अमेरिका में, ना एशिया में, इवन के ना ऑस्ट्रेलिया में।
तो फुटबॉल यहाँ बड़ी जुनूनियत से खेली जाती है पूरे रीजन में। लेकिन स्पेन थोड़ा मुख्तलिफ है इस हवाले से। बेशक स्पेन में भी फुटबॉल खेली जाती है, लेकिन स्पेन का जो नेशनल गेम है ना, नेशनल स्पोर्ट, वो बुल फाइटिंग है। वो जो कपड़ा दिखाते हैं, वो भैंसा यूं यूं करके आता है, ये इनकी, हाँ वही बैल, तो वो उनकी नेशनल गेम है, बुल फाइटिंग स्पेन की। लेकिन खेलते ये, और अभी हालिया यूरो कप हुआ था, वो कौन जीता था? वो भी स्पेन जीता था। ठीक है, तो ये आज का हमारा क्या है, सबक। इसमें अगर कोई मजीद सवाल है किसी भी हवाले से तो आप पूछ सकते हो। सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा काजिकिस्तान है, ये आप देख सकते हो। काजिकिस्तान, ये लिखा हुआ कहाँ है? लिखा हुआ ही नहीं है काजिकिस्तान। ये मंगोलिया है, लेकिन ये सेंट्रल एशिया में नहीं आएगा, काजिकिस्तान आएगा। क्योंकि बाकी तो छोटे छोटे मुल्क हैं, ये आप देखो, तुर्कमानिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तो काजिकिस्तान सबसे बड़ा है। अच्छा, एक इजाफी बात बता दूं, देखो मालूमात होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि वो पीपीएससी में आए। एक रिसाला फ्रांस इशू करता है जिसमें खाके बनाए जाते हैं, चार्ली हेब्डो, तो वो फ्रांस इशू करता है, चार्ली हेब्डो, तो फ्रांस से इशू होते हैं। ये वैसे सवाल आएगा नहीं, इसको ऐसे ही जहन में रखना।